नमस्कार, वेलकम टू अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, मैं लास्ट वीडियो में मैंने कई क्वेश्चन डिस्कस किए थे हायर एजुकेशन यूनिट से। क्वेश्चन 1 to 30 जो ईयरली क्वेश्चंस आए हैं विगत 15 सालों में, उस पे डिस्कस हो चुका है। आज हम उसी के आगे क्रम में सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, आप लोग स्क्रीन पे देखते चलिए और मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 30 से डिस्कशन को बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? तो मैंने आपको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का एक वीडियो भी अपलोड किया था और मैटर भी मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको सन 2014 में जब नई गवर्नमेंट हमारी भाजपा सरकार की बनती है तो इसे भंग कर दिया गया है इस आधार पर कि अनप्रोडक्टिव है। और बेसिकली 2003 में इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। वर्तमान कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और श्री सैम पित्रोदा, जो राजीव गांधी जी के परम मित्र थे, उनको इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो तब से इसने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए, बहुत से रिकमेंडेशन दिया, काफी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इसने प्रोवाइड किया। लेकिन इसे इस दर्ज पर कि अनप्रोडक्टिव है और ये उतना वर्किंग नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इस आधार पे इसे समाप्त कर दिया गया। फिलहाल अभी एक नए शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना के बाद भी सरकार ने रखी है। पर ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में काफी डिफरेंस है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है वो एक एपेक्स बॉडी होगी, ऐसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में कहा गया है, जिसकी स्थापना के संबंध में सरकार अभी प्रयास करेगी, जिसके लिए सरकार एक बिल लाएगी। परंतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मात्र एक एडवाइजरी बॉडी, तो इनके दोनों में जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर में काफी चेंज दिखाई देता है। खैर, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर जो प्रश्न 2009 में आया था, अब ये प्रश्न हो सकता है कि क्या ये क्वेश्चन दोबारा आएगा? तो नहीं, ये क्वेश्चन दोबारा आने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वैसे भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है वो अब भंग हो चुका है। लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आए हुए क्वेश्चन है उनके महत्व दृष्टिकोण से देखें तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? What is the meaning of recommendation of setting up 1500 universities by the National Knowledge Commission? तो यहाँ पे अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से वृद्धि किया जाए तो अगर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सन 2009 में 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात सोची थी, तो उस समय की अगर हम तत्कालीन स्थिति को देखें तो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जो कि जून 2015 का था, जिसमें देश की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा की थी वो 19% बताई गई। अब अगर हम उस हिसाब से 6 साल पहले चले जाए तो जाहिर सी बात है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और निम्न रहा होगा, जिसका मतलब कि 12 से 13% रहा होगा। तो 12 से 13% की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के दृष्टिकोण से काफी वीक माना जाए उच्च शिक्षण। अच्छा, इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अगर 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की रिकमेंडेशन रखी थी, तो ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें शिक्षा तंत्र का विकास हो, ज्यादा से ज्यादा जो कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, दाखिले को मजबूत बनाया जाए। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको क्या उत्तर लगता है? अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें तो ज्यादा अध्यापन के पदों को सृजित करना यानी बनाना, तो एक विकल्प ए है। विकल्प बी को देखें तो यहाँ पर विकल्प बी कहता है कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिलों को यकीनी बनाना, मेक श्योर दैट इज द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। विकल्प सी कहता है कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थानों को स्थापित करना, और विकल्प डी कहता है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों के संस्थानों में तीव्र गति से लाना, टू ब्रिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज एट अ रैपिड पेस। मुझे ध्यान आ रहा है कि इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहीं पे रोका था, फिर भी चलिए डिस्कशन हो गया है। सो इसका सही आंसर क्या रखेंगे? क्या इसका आंसर आप देंगे? May I know the answer? Who will tell me the answer? बी सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उच्च शिक्षा में दाखिले को यकीनी बनाना, मेकिंग श्योर द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडमिशन हो सके। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। सो ये दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि औपचारिक प्रणाली का 50% है, 50% ऑफ फॉर्मल। बी कहता है औपचारिक प्रणाली का 25% है, और सी कहता है औपचारिक प्रणाली का 10% है, और डी कहता है उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार ही नहीं किया जाता है। तो आप क्या इसका उत्तर देंगे? क्या आप लोग इसका उत्तर अपने अनुसार रखेंगे? बता सकते हैं? मे यू प्लीज? बोलियो, जल्दी उत्तर दीजिए। कृति आप उत्तर दीजिए इसका। सर पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि सच तो ये सर डी होगा। हाँ, सर डी होना चाहिए। आंकड़ों पर विचार किया जाता है, तो ये नहीं सोचा जाता कि दूरस्थ शिक्षा में कितना प्रतिशत बनाया जाए या डायरेक्ट एजुकेशन में कितना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय योगदान पे विचार भी नहीं किया जाता। तो यह सत्य है, डी। ये इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोठारी आयोग से पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन रखा गया था कि कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है। अब आप समझ सकते हैं सन 2009 में ये क्वेश्चन आया। कोठारी आयोग सन 1900, बताइए टाइम पीरियड बताइए कोठारी आयोग का क्या था। देखिए आप सब लोग भूलने लगे। 64 66 सर। 64 66 कोठारी आयोग का 1966 to 68। और उससे कितना छोटा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया कि कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। ऑप्शन ए है शिक्षक एवं राष्ट्रीय विकास, बी है लर्निंग टू एडवेंचर, सी है डायवर्सिटीज ऑफ एजुकेशन, और डी है लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण यानी एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। सो व्हाट विल योर आंसर? आपका आंसर है यहाँ पर ये आंसर है शिक्षा एवं एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नंबर डेवलपमेंट। जी सर। ठीक है, नंबर 33 पे निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति वाला नहीं है, यानी दोनों प्रकार के शिक्षण नहीं होता, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का नहीं होता। तो ऑप्शन ए है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, सी है मद्रास यूनिवर्सिटी, और डी है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जिसे हम इग्नू कहते हैं। सो आप लोग आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इग्नू हमारे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण यानी डिस्टेंस एजुकेशन की स्थापना हुई थी, अतः वो है इसका आंसर। यानी वहां पे रेगुलर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन होता है। बेंगलोर और मद्रास यूनिवर्सिटी भी है जहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल, क्योंकि यहाँ भी करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। लेकिन जी सर, सॉरी डी यानी इंदिरा गांधी नेशनल इग्नू ऐसा संस्थान है जहां सिर्फ एक पद्धति यानी ओपन एजुकेशन सिस्टम यानी वर्चुअल एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा का ही प्रयोग होता है। इसलिए इसका आंसर होगा डी फॉर डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे स्विच करते हैं। राष्ट्रीय आयोग राधा कृष्ण आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। तो राधा कृष्ण आयोग मैंने आपको पढ़ाया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। लोकतंत्र मूल्यों में शक्ति व सौहार्द का विकास करना, टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पीस एंड हार्मनी। ऑप्शन बी है राजनीति प्रशासन उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण, creating important personalities who contribute to politics, administration, industry and commerce. ऑप्शन सी है A and B both, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, none of the above. So what will be your option, opinion? सी सर। सर सी। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों और शांति व सौहार्द का विकास करना, साथ ही साथ राजनीति प्रशासन उद्योग और वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना, ये दोनों ही उद्देश्य राधा कृष्ण आयोग के अंतर्गत रखा गया था। सो यहाँ पे आंसर सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबद्ध है। द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली इज एसोसिएटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। बी एसएम विश्वविद्यालय। सी जेएनयू का अधीनस्थ कार्यालय सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ जेएनयू। और डी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का भाग अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म एंड कल्चर। सो यहाँ पर सही आंसर है डी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का एक भाग। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए। नैक किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित होता है? मैंने आपको बेहतर रूप से पढ़ाया है। नैक किसके अंतर्गत है? ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ जो सेकंड इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, और CSIR, AICTE और UGC। क्या इसका सही आंसर है? UGC। ठीक है, UGC नैक की स्थापना की। सर UGC और नैक दो ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में संस्थानों व अनुमोदन व उनके नॉर्म्स के दृष्टिकोण से बनाई गई हैं। अतः ये क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, जिसमें दो संस्थानों की बात थी जो भारत में उच्च शिक्षा के नॉर्म्स पर ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर डी यानी UGC है। देखिए उन्हीं क्वेश्चन से ना कुछ नए क्वेश्चन बन के आगे आते रहते हैं, और अभी आपको जो मैं ये 100-125 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो कराऊंगा, इनसे देखिएगा इस बार भी जो क्वेश्चन है इन्हीं के अंतर्गत इन्हीं के ऑप्शन से गुलमुल के आएंगे। तो इनके ऑप्शंस को बड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन से नए क्वेश्चन तैयार होंगे। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। नीचे लिखी संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? Which of the following organization is not established in New Delhi? तो ऑप्शन ए भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ICCR। सेकंड ऑप्शन बी है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च। और डी सी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और यहाँ डी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। क्या उत्तर देंगे आप? गिव आंसर, बताइए क्या आंसर है इसका? डी होना चाहिए सर। आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको एक पूरा सेक्शन टीच किया है, एक खंड पढ़ाया है, एक स्पेशल वीडियो शूट किया है। IIAS यानी एक ऐसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज दैट इज सिचुएटेड इन शिमला, और इसके विषय में मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या इसके पीछे उद्देश्य था, और ये वाइसरॉय का हाउस हुआ करता था, फिर बाद में इसे चेंज किया गया, एक शैक्षणिक संस्थान में बदला गया। तो पूरा एक लेक्चर भी मैंने दिया है, इसको भूलिए नहीं। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में ये कई बार एक पूरे क्वेश्चन के रूप में जरूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन। इसका सही आंसर है डी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या है? मैंने इसको आपको ना होगा तो 5-7 बार कई वीडियोस में बताया होगा, जहां ये वर्ड आया होगा कि ये एक स्वायत्त संस्था है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? प्रशासन। ऑप्शन ए है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ऑप्शन सी है वित्त, और ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या विकसित करना, डेवलप करिकुलम। ये क्वेश्चन जून सन 2008 में आया था, यानी जब मैं दोबारा नेट क्वालिफाई किया था, सेकेंड टाइम। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर? सर बी या डी होगा। इसका मतलब आप हमारे वीडियोस को ध्यान से नहीं सुनते हैं। बी या डी नहीं, सिर्फ बी होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि पॉलिसी निर्धारण करने में सक्षम, अपनी पॉलिसी बनाने में सक्षम संस्थान है, इसलिए उसके पॉलिसीज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई सरकार या कोई भी तंत्र उसके पॉलिसी बनाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इज द फ्री लॉन्सर बॉडी। तो स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस यानी स्वयंभू होना। तो यहाँ पर आंसर है बी। ठीक है, क्लियर? जी सर। क्वेश्चन नंबर 39 पे, दैट इज सूची ए और सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। और फिर देखिए एक बार
अब आप कहेंगे कि सर क्या हमें संस्थाओं को याद करने की जरूरत है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के कह सकते हैं कि हाँ कितनी जरूरत है हमें ये देखना कि कौन संस्थान कहाँ सिचुएटेड है। और ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि अब भारत में अगर देखें तो 1000 विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो ये टिपिकल वर्क है कि हम सबको याद रख सकें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2-1 आपको कंफर्म होगा तो बाकियों का आप गेस पॉइंट निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो सबसे पहली बात डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय ये फेमस है सागर के रूप में, सागर में ये स्थित है। तो यहाँ पर का 4 विकल्प है। मुंबई। हाँ मुंबई। SNDT विश्वविद्यालय बिल्कुल फेमस है। SNDT जो विश्वविद्यालय है वो मुंबई में स्थित है, इसलिए B1। फिर MS यूनिवर्सिटी, MS रमैया यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, और डेट इज सिचुएटेड इन, सॉरी रमैया अलग है, MS दूसरा है। MS ये बड़ोदा में है, और डी है JN व्यास यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में है। इसलिए इसका आंसर है ए। सर बी ऑप्शन होगा। बड़ौदा बी है, ए होगा। बी सर। सर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी मुंबई में है सर, उस अकॉर्डिंग तो बी होगा। हाँ तो वही तो कह रहे सर। एक मिनट चेक कर लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय डेट इज सिचुएटेड इन, ठीक ठीक ठीक, हाँ अच्छा विकल्प में बोलने में लड़ गया। हाँ बी, हाँ विकल्प बी है, मैंने सारे सही बोला है, विकल्प बी है, वो मैं बी को ध्यान नहीं दे रहा। इसका आंसर बी होगा, दैट इज डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में है, और जो है SNDT विश्वविद्यालय दैट इज बड़ौदा में है, और MS यूनिवर्सिटी दैट इज सिचुएटेड इन जोधपुर में है, और JN व्यास दैट इज सागर। 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 ठीक 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 ठीक, चलिए स्किप हो गया, ये सही आंसर इसका बी होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षणिक चैनल का नाम है, क्या आंसर है इसका? सर ए ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। ज्ञान मैंने दर्शन अपने नोट्स में भी आपको दिया है, और ज्ञान दर्शन के ऊपर जी सर। तो ज्ञान दर्शन है इसका आंसर। 41 पे आते हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी इंटरनेशनल? वर्धा सर। वर्धा। वर्धा। बिल्कुल बिल्कुल वर्धा है। 42 पे जो विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल द्वारा एक बार फिर रिपीट हो गया ना द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह है जून 2007 इग्नू। सर इग्नू। ये इग्नू सर। इग्नू। पहली बार नेट क्लियर करा था उस समय का क्वेश्चन आया था, तो मेरे ही टाइम के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, ज्यादा याद है उसके साथ। इग्नू राइट। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। सरकार ने संसद के नियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? स्थापना मतलब एस्टैब्लिशमेंट, गठन होता फॉर्मेशन, और यहाँ पर 56 बी 1956 में किया। यस सर। 56 यस सर। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उसे कहा जाता है? केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्कूल। हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे चलें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? अब यहाँ पे आपको इनके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी सार्जेंट आयोग, और डी कोठारी आयोग। सो व्हाट इज योर आंसर? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। सार्जेंट आयोग। बिल्कुल ठीक है। सार्जेंट कमीशन ने कहा था, उसके बाद देश की आजादी के बाद राधाकृष्णन आयोग ने रिकमेंड किया था। यस सर। क्योंकि आप जी सर। यहाँ पे चारों कमीशन दिखाए गए हैं, और देश की आजादी से पूर्व अगर क्वेश्चन में होता कि देश की स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की बात की, तो स्वतंत्रोत्तर के दृष्टिकोण से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग आता। लेकिन फिलहाल
ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पर सर्जेंट होगा सार्जेंट आई। सर्जेंट कमीशन। जी सर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित है? सो देयर इज ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ऑप्शन बी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी महिला एवं शिशु विकास विभाग, ऑप्शन डी उपर्युक्त लिखित सभी। सो क्या आंसर आप देंगे? मानव संसाधन विकास में कौन सा निकाय है? सर डी होना चाहिए। तभी होगा भाई, प्राथमिक भी माध्यमिक भी जी सर डी। सभी है, इसलिए ऊपर लिखित सभी, ऑल ऑफ दी अबव रिटन आंसर डी। 47 पे आ जाए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल। सर महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है, केरल होगा इसका आंसर। केरल में हर चीज सर महाराष्ट्र नहीं, केरल होगा। केरल होगा सर। The highest literacy rate and sex ratio है उधर। तो ये फीमेल लिटरेसी का पूछ रहा है। दोनों है वहाँ पे। हाईएस्ट और जनरल व्यू से, और फीमेल का भी, ठीक है। इसके द्वारा ठीक है सर। जा सकती है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टाइटल्स बी गिवन? ऑप्शन ए है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, निजी संस्थानें, बी है अस्पताल, निजी हॉस्पिटल, सी है महाविद्यालय कॉलेजेस, डी है विश्वविद्यालय, और ई कोर्ट्स अदालतें। यहाँ पे आंसर आपका स्पष्ट होगा। प्राइवेट संस्थानें नहीं, निजी संस्थानें हैं। निजी संस्थान विद्यालय नहीं है, यहाँ पे आंसर डी होगा। यूनिवर्सिटीज। यस सर। कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइवेट नाम सुन दो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 49। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? In which year the university grant 1956 1960। एक बार 1956 पहले क्वेश्चन आया था। सी। बिल्कुल ठीक है, मैं सोच रहा था इसको हटा देता, लेकिन मैंने डाल दिया। तो सही आंसर है वो है सी, 1956। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम है, स्पष्ट है। ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा, बी है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सी है वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा एजुकेशन पॉलिसी, डी है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, क्या आंसर देंगे? सी सर। वर्धा एजुकेशन पॉलिसी। बिल्कुल पॉलिसी को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको 50 क्वेश्चन बताया। अब चलते हैं अगले कुछ और क्वेश्चन। सो 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 वो आपके स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? On what grounds is discrimination against admission in education institutions constitutionally prohibited? There are so many points. Point A, religion, that is dharm. Yes sir. That is ling यानी gender. और point C, जन्मस्थान यानी birthplace. और डी राष्ट्रीयता। अब आपको कोड के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। कोड के सर 4 ऑप्शन यहाँ पर डी। पता नहीं, सोचिए। सर सी होगा। लिखा है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ। बर्थ प्लेस होगा सर सी। सर सी होगा। धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लिंग का भेद किया जाता है।
अगर आपने आर्टिकल 15 याद रखा तो, ठीक है ना। यस सर। राष्ट्रीयता के आधार पर निश्चित नहीं होता, जन स्थान पर। इसलिए आंसर होगा 3A, B and C। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है MEIC का फुल फॉर्म है, पूरा नाम वो वो ऊपर NMEICT है, वो इंग्लिश में गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर MEICT हो गया है, तो उसको सही कर लीजिएगा, N कर दीजिएगा NM, ठीक है। Now come to the point, नेशनल मिशन ऑनलाइन लर्निंग थ्रू ICT। B सेकंड है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। C है नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT। और D है नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT। So what will you give the सर answer? बी, सर नेशनल मिशन ऑन बी। एजुकेशन थ्रू ICT। बिल्कुल ठीक है। सेकंड होगा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू जी, ICT मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। बिल्कुल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपने ठीक कहा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी है, बढ़िया है सर। सर तो आनंद के साथ शिक्षण होता चले और थोड़ा सा कृष्ण की बांसुरी भी सुनते चले। हाँ अब इस समय ईश्वर ही समझ में आ रहा है और कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने तो साथ छोड़ दिया है, अब एक ही पे भरोसा है, वो है ईश्वर। अब बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजाएं, कोरोना ले जाएं, ताकि हम आप सामने आमने आके पढ़ा सकें। So, हे ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर अभियान रूसा 2015 में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। मैंने आपको पूरे उद्देश्य की सूची, एक वीडियो पूरा इस पे अपलोड किया, काफी लंबा वीडियो और लगभग 3 पन्ने का मैटर रूसा पे तैयार करके समझाया है। तो रूसा पे आ जाते हैं। सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गलत बात, ये इम्प्रूवमेंट नैक का काम है, ये ध्यान रखिएगा। इम्प्रूवमेंट करना बेसिकली नैक का वर्क है। डी है गुणवत्तापूर्ण संख्याओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टीज। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर देना है तो ए भी ठीक होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट और क्वालिटी दोनों लगभग इक्वलिटी आती है। नेक के साथ साथ यहाँ रूसा का भी अभियान यही है कि सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, तो ये भी ठीक है और बी भी ठीक है। सी है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस। यह बात रखा गया कि जो ऑलरेडी कॉलेजेस चल रहे हैं उनका लेवल अप किया जाए, उनमें एडवांसमेंट लाया जाए, इसलिए सी सही है। डी है अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्तरण करना, अपग्रेड करना ऑफ द यूनिवर्सिटीज विद एनी एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑटोनोमस कॉलेजेस। ये बात सही है कि अपग्रेडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे चारों इसके उद्देश्य है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सेकंड ए बी सी एंड डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 नेक्स्ट से क्वेश्चन आया। देखिए आप क्वेश्चन जो आ रहे हैं इधर विगत कुछ 5-7 सालों से, वो बड़े दफ्तर से आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है बल्कि 4-5 पॉइंट पूरा कहा जाए तो नेक आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। मैंने आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया है और इसके अलावा मैंने आपको पूरा इसका एक वीडियो बनाया है, तो मैंने हर एक चीज का वीडियो बना दिया ताकि आप लोग जो लोग डायरेक्टली हमसे नोट्स के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग डायरेक्टली ये सारे पॉइंट्स को बेहतर रूप से वीडियो के थ्रू सुन लें। तो उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। Which of the following core values among the institutions of higher education are promoted by the NAAC, National Assessment and Accreditation Council?
ऑप्शन नहीं, पॉइंट ए राष्ट्रीय विकास में अभिदान तो ये होगा चाहिए डेवलपमेंट, तो यह बात तो सही है। बी है विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, तो ये भी होगा। competencies among the students। So होना चाहिए सर। ये बात थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिए, हमें देश के अकॉर्डिंग विकास करना पहले उद्देश्य है। फिलहाल ये सही है, बी अभी साइड करते हैं। सी है विद्यार्थियों और अध्यापकों को में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, तो ये भी यस होगा। सर, यस सर। ठीक है, सी होगा। नाउ कम टू द डी, आधारित सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग द ये भी सर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर यस सर और डी इसके परफेक्ट वैल्यूज हैं। इसके सही आंसर होगा 3 A, C and D। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। एक महाविद्यालय स्तर की, ये क्वेश्चन बड़ा रोचक है और ये ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा ये क्वेश्चन बनाया गया है उतना छोटा ये क्वेश्चन एक्चुअली है। मतलब इस क्वेश्चन की अगर आप लेंथ देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि साहब ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख रहे हैं पूरा यस सर। बनाया गया है क्वेश्चन को। अब जरा जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतना ही इसको समझा देते तो छोटा निकलेगा, जिसको कहा जाए खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया, निकली चूहिया। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से, अब यहाँ पे समझिएगा, विश्लेषण और संश्लेषण कौशल यानी कि एनालिसिस करना और सिंथेसिस करना, यानी बच्चों को पॉइंट्स को जोड़ने की कौशल और पॉइंट्स को बेहतर रूप से व्याख्या करने के कौशल पर केंद्रित होता है। तो जाहिर सी बात है, एक प्रोफेसर जो होता है वो पॉइंट्स को जोड़ना, पॉइंट्स की व्याख्या करने के केंद्रित होकर कार्य करता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने, यानी विद्यार्थियों के संज्ञान यानी उनके समझ के स्तर को उठाने के दृष्टिकोण से। अब क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तो अभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम के विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई, यानी किस क्रम में वो अपने लेक्चर्स को देगा। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। एक तरफ संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर यानी लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज। तो आपको अगर ध्यान हो लेवल कहाँ से शुरू होता है और उसी हिसाब से लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने लेवल को उठाएगा। तो यहाँ पर लेवल इस क्रम में होता है, ए बी और सी के लेवल दिया गया है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने की मूलभूत आवश्यकताएं, यानी आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि स्मृति लेवल पर क्या चीजें शुरुआत में स्मृति लेवल पे रखी जाती हैं उनसे मैच करना है। यानी आपको ऊपर सब भूल देना है, सब भुला दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि स्मृति लेवल का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अवबोधन स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्या मैच कर रहा है, और रिफ्लेक्टिंग लेवल यानी विमर्शी लेवल से क्या मैच कर रहा है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, और उसको पॉइंट्स को पढ़ने के साथ साथ हम लोग मैच को करेंगे। तो सबसे पहले स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल में देखें तो मेमोरी लेवल में क्या हो सकता है, जरा चारों बिंदु को पहले पढ़ लिया जाए सेट 2 का। पहला है किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, giving opportunities for discriminating examples and non-examples of a point। दूसरा पॉइंट है प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तीसरा है सूचनाओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, डिस्कस, टेलिंग देम टू डिस्कस द डिफरेंट पॉइंट्स। और चौथा है विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना, क्रिटिकली एनालाइज द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस। अब आप सोचिए कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर और आप टीचिंग करने के लिए क्लास में गए हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पॉइंट्स को दर्ज करोगे। यू विल टेल द स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच सम पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज। तो आप क्या करते हो, अब सबसे पहले पॉइंट्स बताते हो। प्रस्तुतिकरण के दौरान यानी डिलीवरी के लेक्चर, जब आप लेक्चर प्रोवाइड करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखाते हो कि ये पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे।
तो इसको स्मृति में डालना, मेमोरी में डालना, ये पॉइंट्स है, इनको याद कर लीजिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जब पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले पढ़ाता है और पढ़ाते के साथ साथ कुछ पॉइंट देता है, इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, इन्हीं पॉइंट्स पर एलॉबरेशन होगा। अब इन पॉइंट्स के बाद इन पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन का काम शुरू होता है, और एक्सप्लेनेशन उदाहरणों के माध्यम से होता है, यानी किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को प्रतीक करके अवसर देना, ताकि उदाहरण और गैर उदाहरणों के माध्यम से बिंदु यानी पॉइंट्स को समझाना। तो समझाना अवबोधन स्तर से होगा, यानी आप समझिएगा, समझाना किस पर हो गया, अवबोधन स्तर से हो जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो दो बातें क्लियर हो जा रही है, वो ये कि स्मृति स्तर का जो संबंध है वो आपका प्रस्तुतिकरण से क्लियर हो जा रहा है, हो रहा है ना, प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। ओके, क्लियर। और अब देखें तो किसी बिंदु के उदाहरण और गैर उदाहरणों को प्रतीक करने का अवसर देना काफी हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर बी का 1 दिखा रहा है और ए का 2 दिख रहा है। अब आते हैं तीसरा और चौथा पॉइंट, जिसको हमें रिफ्लेक्टिंग लेवल से चेक करना होगा। सूचना के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन करना, स्टूडेंट से कहना कि भाई आप जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए इस पर आप चर्चा करिए। और चौथा है विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना, यानी जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर डेप्थ में आलोचनात्मक का मतलब कमी नहीं निकालना होता, हमेशा आलोचना मतलब कमी निकालना नहीं होता, आलोचना का मतलब होता है डेप्थ से स्टडी करना, डेप्थ से उस पर विश्लेषण करना, कहना कि आप इस पर बैठ के डेप्थ में सोचिए और फिर आप चर्चा करिए। तो पहले डेप्थ में सोचिए और फिर चर्चा करिए। तो जनरली जो है विमर्श जो है वो सोच कर किया जाता है। तो अगर हम 3 और 4 को देखें तो लगभग एक ही नेचर के दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि सूचना के विभिन्न मदों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ये सिंपल बात हो गई, और सूचना के विभिन्न मदों पे आलोचनात्मक विश्लेषण करना फिर चर्चा करना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठकर सोचना हो गया। तो विमर्श लेवल ज्यादा बेस्ट दिखाई दे रहा है आपका। क्लियर? कितना? तो थर्ड ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, देखें तो सी जो है वो आपका 4 से अटैच हो जा रहा है, बी आपका जो है वो 1 से अटैच हो जा रहा है, और ए आपका 2 से, तो ए 2, बी 1 और सी 4 आपका यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर? यस सर। ओके ओके, तो we move to the next question, इसको बता दिया जाए। So question number next third 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वीडियो पे इस समय आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर 56 क्वेश्चन लास्ट पेज 154 का सर, नेक्स्ट पेज। ठीक है, आपको क्वेश्चन ही दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 56, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. इन योग्यताओं से कार्य स्थापना सुनिश्चित होती है। These abilities ensure the job placement. अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, जब भी अभिकथन तर्क के क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो ये लगाना है कि आपको सबसे पहले खुद ही मनन व चिंतन करना है कि जो यहाँ पर तर्क दिया गया है कथन का वो सही है, अगर सही है तो क्या वो एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम पहले ही इस बातों को सोच लेंगे तो बेहतर रूप से हम विकल्प को देखें, तब हम उत्तर सही दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम अभिकथन को पढ़ें और कुछ तर्क मन में बनाएं। तो अभिकथन हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा का जो
योजना है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। तो क्या यह बात सही है? द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज। यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर एकदम सी सही बात है। हर लेवल पे हमारा यही उद्देश्य होता है कि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये तो ठीक है। अब इसी पर विचार करें कि इससे क्या होता है। इससे बच्चों का स्तर उठता है, बच्चों की मेंटल योग्यता का विकास होता है, बहुत कुछ मन में आ रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अभी तर्क मत पढ़िएगा, मैं चाहूंगा कि तर्क बिना पढ़े जरा आप अभिकथन पे ही केवल रहिए। तर्क हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें विचार करने पे अपने आप को मजबूर करना चाहिए कि किसका क्या मतलब निकलता है। हाँ, इससे क्या फायदा है, इससे क्या है, बच्चों की चिंतन शक्ति का विकास होगा, इससे बच्चों में जो है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक स्तर का विकास होता है। तो अगर इसका सही तर्क रखा जाए, अपनी ओर से रखा जाए, तो इससे बच्चों में क्या है, सही तर्क या सही सोचने की क्षमता का विकास होता है, संज्ञानात्मक स्तर पे बच्चों का विकास होता है। तर्क ये होना चाहिए। अब जरा तर्क पढ़ें। इन योग्यताओं के कार्य स्थापना सुनिश्चित होता है। These abilities ensure the job placement। अब ये थोड़ा क्या कहा जाए कि वीक पॉइंट लग रहा है किस दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चों में अगर हम आलोचनात्मक रचनात्मक चिंतन का विकास करें तो ये बहुत इंश्योरिटी नहीं है कि उससे उनकी नौकरी फिक्स होती है कि जॉब कहाँ पाएंगे। इससे उनमें संज्ञानात्मकता का स्तर यानी कॉग्निटिव लेवल उठता है। अब अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ए का ये आर सही तर्क नहीं है, लेकिन अब आर को अगर हम देखें तो गलत भी नहीं है, क्योंकि इन योग्यताओं से या बहुत सी योग्यताओं से कार्य स्थापना तो सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पर एक बात तो सही है कि दोनों विकल्प को अगर हम देखें तो सही है, परंतु इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्प ठीक है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर? यस सर। तो आंसर हो गया 2। ऑलराइट, यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर जब जुलाई से हम लोग आए हैं, जुलाई 16 से 15 से, तो क्वेश्चन कैसे भारी भारी भरकम आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो 15 से ही क्वेश्चन जो है वो भर भर के एकदम यस सर, उसके पन्ने भर के, जहां हम लोग बस एक लाइन पढ़ के उत्तर दे दिया करते थे, वहां क्वेश्चन बड़े दक्त के साथ पूछे जा रहे हैं। तो हल्के में लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक, ओके, यस जी सर। हाँ। तो चले क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन डिस्कशन का मुझे इससे अच्छा फॉर्मेट क्लास में भी नहीं लगता। ज्यादा बढ़िया ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि एक फायदा ये हो रहा है, हाँ सर। हो रहा है। पिछला वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, उसको मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो फायदा ये है कि आपको फिर से एक्सप्लेनेशन समझने के लिए वीडियो को देख लेना होगा बस। यस सर। और बेहतर रूप से इत्मीनान जी डिस्कस होता है, एक साथ सभी बैच के लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, वी आर ऑन द पॉइंट। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के विभिन्न निम्नलिखित में से कौन से अवगुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन? ऑप्शन ए, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम। तो ये तो सही है सर। मतलब नहीं होगा सर ये तो जनरली होना नहीं चाहिए। हाँ, जनरली क्या है, अभी हम वैश्विक पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं, शिक्षा को भारतीयकरण यानी कि देशीकरण पे चल रहा है, तो पहले देश के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा के वैश्वीकरण में हमने आपको पढ़ाया था जो गैट्स का था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दृष्टिकोण से, उनका यही उद्देश्य था कि जो उच्च शिक्षा है उसको एक वस्तु बना दिया गया है। तो और कहा जाए तो सरकारी क्रमण से बाहर होता चला जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए नहीं होगा, बी को चले तो शिक्षा में अभिजात को बढ़ावा देना। नहीं, अभिजात से मतलब नहीं है, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एलिटी क्लास के लिए नहीं होगा बल्कि सबके लिए सुलभ होगा, दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्र तक शिक्षा को सुलभ बनाया जाना होगा, ये भी नहीं है। और सी लिखा था शिक्षा का वस्तुकरण,
हाँ, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा का क्या हो रहा है, वस्तुकरण हो जा रहा है, commodification, commodification of higher education. That is, C is the right विकल्प। education. और डी पे चले तो विश्व पाठ्यक्रमों के साथ समूहीकरण नहीं, ऐसा नहीं है, फिर वही बात है, एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम, तो ये बात रिपीट शायद हो गई यहाँ पर। तो खैर ए और डी बिल्कुल नहीं है, बी नहीं है, और सी इसका सही आंसर है। सो वी मूव टू द 58 क्वेश्चन। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए फिर एक बार नीति आयोग आया, तो नीति आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। सो आपको पता है इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका संगठन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार नहीं हुआ है। यह एक सांविधिक इकाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक लीगल यानी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी तभी होती जब इसे एक आयोग एक बिल के तहत पार्लियामेंट में लाया जाता और इसे एक एक्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई होती, परंतु ये सरकार की निजी एक थिंक टैंक है, पर्सनल थिंक टैंक है। तो ये कहा जा सकता है कि ना ही ये एक संवैधानिक है, ना ही एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे सी ज्यादा बेटर है, या ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है। इट्स नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। अब यह एक चिंतन थिंक या कोश है, तो बिल्कुल ठीक है, इट इज अ थिंक टैंक। CD, तो यह एक थिंक टैंक Sir, C and D. जाता है। Third वाला, option. Third स्पष्ट हो option, जा रहा है sir. कि भाई आपका सी और डी विकल्प जो कि तीसरा विकल्प है, तो तीसरा है सी एंड डी आंसर यहाँ। क्लियर? Yes, sir. तो 59 पे आते हैं, और 59 के बाद, हाँ चलिए 59 करते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो which of the following universities has received a visitor award for the best central university in India February 2017? देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये किसे विजिटर का अवार्ड प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे प्रश्न हो सकता है NIRF रैंकिंग के अनुसार से स्थान नंबर 1 पे। ये सारी चीजें कहा जाए तो करंट के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सो ये उस समय के अकॉर्डिंग उत्तर देना होगा, और उस समय के अकॉर्डिंग जो इसका सही उत्तर बनता है वो है दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU. विजिटर अवार्ड दिया गया। विजिटर मतलब राष्ट्रपति से इस अवार्ड सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60, और इसके बाद फिर नया वीडियो होगा जिसमें 61 से आगे बढ़ करेंगे। तो 60 कहता है भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which of the following are the goals of higher education in India? A. अधिगम यानी एक्सेस, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाना। B. साम्य यानी इक्विटी लाना। C है गुण और प्रकर्ष यानी क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। D है प्रासंगिकता रेलेवेंस। E है मूल्य आधारित शिक्षा। F है अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से अगर स्टडी किया जाए तो उच्च शिक्षा का लक्ष्य एक्सप्रेस यानी अधिगम यानी सीखने पर बल देना कि हाँ भाई कुछ सीखे बालक। साम्यता इक्विटी सबके लिए एजुकेशन को व्यवस्थित करना भी है। गुण और प्रकर्ष यानी एक्सीलेंस और क्वालिटी को मेंटेन करना, ये भी ठीक है। रेलेवेंस के अकॉर्डिंग यानी प्रासंगिक हो ऐसे अध्ययन कराया जाए, ये भी ठीक है। मूल आधारित शिक्षा के अकॉर्डिंग किया जाए, ये भी ठीक है। लेकिन एफ देखे तो अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा ये नहीं किया गया है। और अगर देखा जाए 2019 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया उसमें भी कहा है कि उच्च शिक्षा को अनिवार्य व मुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उच्च शिक्षा को महंगा करने की बात रखी गई है। उच्च शिक्षा पर और भी फीस बढ़ाने की बात रखी गई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर ABCDE F नहीं होगा सर। बिल्कुल यहाँ पर A होगा सर, A ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 होगा। तो क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने भी आपको तो आपको ये 30 क्वेश्चन जो मैंने कराया ठीक लगा होगा।
और इसी के साथ आज का यहाँ पे वीडियो क्लोज करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसके आगे के क्वेश्चंस के डिस्कशन 61 से आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग मेरे इन वीडियोस को जितना हो सके उसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। सो धन्यवाद।